गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई एम प्रतीक्षा गहलोत फ्रॉम सुनीता ग्लोबल स्कूल। अपने चैप्टर 3 कंप्लीट कर दिया था। आज इस चैप्टर के अपन क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इस चैप्टर में क्वेश्चन आंसर्स कुछ मिडल में भी है, यानी जो पेजेस के अंदर आते हैं वो है। उसके बाद में जो टेक्स्ट बुक वाले क्वेश्चन होते हैं, यानी कि जो लास्ट में होते हैं एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन, अपन बाद में वो करेंगे। पहले इसके मिडल वाले क्वेश्चन अपन देखते हैं। देखो, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मेटल विच, अपन को एग्जाम्पल बताना है कि कौन सा मेटल का वर्क क्या होता है। इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, यानी कि कौन सा मेटल ऐसा है कि जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, तो कौन सा है? मरकरी। फिर आएगा कैन बी इजीली कट विथ अ नाइफ, ऐसा कौन सा मेटल है जो कि इजीली कट हो जाता है नाइफ के साथ? वो है सोडियम। फिर आएगा इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, जिसमें हीट इजीली पास हो जाती है, वो है सिल्वर। फिर लास्ट है इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, कौन सा है? लेड। ये क्वेश्चन आंसर आपको नोटबुक में करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मैलिएबल एंड डक्टाइल, यानी कि मैलिएबल का मतलब बताना और डक्टाइल का मतलब बताना है। मैलिएबल क्या होता है? अ मेटल दैट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट ऑन हैमरिंग इज कॉल्ड मैलिएबल। मैलिएबल यानी कि किसी भी मेटल को मारा जाता है, हैमर किया जाता है ताकि वो शीट, पतली सी शीट में कन्वर्ट हो जाए, उसको बोलेंगे मैलिएबल। और डक्टाइल क्या होता है? अ मेटल विच कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, जिनसे पतले पतले वायर बनाए जाएंगे, वो कहलाएगा डक्टाइल। मैलेबल और डक्टाइल भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वाई इज सोडियम कैप्ड एमर्ज्ड इन कैरोसिन ऑयल, यानी कि जो सोडियम को कैरोसिन ऑयल में क्यों एमर्ज्ड किया जाता है? सोडियम इज हाईली रिएक्टिव, सोडियम क्या है? बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। सो इट इज कैप्ड एमर्ज, यानी कि उसके अंदर एमर्ज करके रखना है, डुबा के रखना इन कैरोसिन ऑयल टू प्रिवेंट इट्स रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, यानी कि जो सोडियम है बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। अगर उसको अपन ऐसे ही छोड़ देंगे तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और बहुत एक्सप्लोजिव कर देगा, इसलिए उसको कैरोसिन ऑयल में एमर्ज करके रखा जाता है। टू प्रिवेंट इट्स रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, किससे बचाने के लिए? रिएक्शन सोडियम को किस किस चीजों से बचाने के लिए उसको केरोसिन में रखा जाता है? ऑक्सीजन से, मॉइस्चर से, कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ एयर टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर्स, यानी ताकि कोई भी आग नहीं लग जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ आयरन विथ स्टीम। आयरन को जब स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे तब क्या होगा? आयरन प्लस स्टीम यानी कि वाटर, जब इसको रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बन जाएगा? आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। कैल्शियम एंड पोटेशियम विथ वाटर, पहले कैल्शियम को करवाते रिएक्ट वाटर के साथ तो बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और गैस, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। जब पोटेशियम को रिएक्ट करवाएंगे वाटर के साथ तो बन जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्लस क्या निकलेगी? हीट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सैंपल ऑफ 4 मेटल ए बी सी डी वर टेकन एंड एडेड टू द फॉलोइंग सॉल्यूशन 1 by 1। 4 मेटल के सैंपल लिए अपन ने, उसको जो सॉल्यूशन दे रखे उसके अंदर डिप किया जा रहा है, यानी कि ऐड किया जा रहा है। तो रिजल्ट क्या आएगा? मेटल ए बी सी डी आपको दे रखा है, जब किसी भी मेटल को आयरन सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो रिएक्शन नहीं आएगी। ए वाले को जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बताया था कि वो क्या करता है, जो लेस रिएक्टिव वाला होता है मेटल उसको वहां से डिस्प्लेस कर देता है। तो ये क्या है? फिर नेक्स्ट जिंक सल्फेट के साथ करवा रहे तो कोई भी रिएक्शन नहीं आ रही है, सिल्वर नाइट्रेट के साथ करवा रहे तो रिएक्शन आ रही है। वैसे ही पूरी आपको एक क्वेश्चन में टेबल दे रखी है। अब आपसे पूछा क्या है इसमें, विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, इसमें सबसे रिएक्टिव मेटल सबसे ज्यादा कौन सा है? बी इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल। क्यों है? क्योंकि इट गिव्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विथ आयरन सल्फेट। ये किसके साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे रहा है? आयरन सल्फेट के साथ, इसलिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ बी इज एडेड टू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। क्या आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, जब आप बी को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो आपका क्या ऑब्जर्वेशन आएगा? When metal B is added to copper sulfate solution, a displacement reaction take place due to which blue color of copper sulfate solution will fade and red brown deposit of copper will be formed on metal B। ठीक है, आया समझ में? यानी कि जब अपन मेटल बी को किसमें ऐड कर रहे हैं? कॉपर सल्फेट में, तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट होने की वजह से जो कॉपर का ब्लू कलर है वो किसमें चेंज हो रहा है?
मतलब हल्का होके रेड ब्राउन में कलर चेंज हो रहा है। थर्ड क्या बोला है, अरेंज द मेटल ए बी सी एंड डी इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी के साथ अपन को मेटल को अरेंज करना है। तो मेटल बी सबसे ज्यादा रिएक्टिव है बिकॉज इट डिस्प्लेज आयरन फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। फिर मेटल ए इज लेस रिएक्टिव बिकॉज इट डिस्प्लेज कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, यानी कि सबसे पहले आएगा बी, फिर आएगा ए। डिक्रीजिंग का बता रहे इसलिए डिक्रीजिंग का इस टाइप से। फिर मेटल सी इज लेस रिएक्टिव, जो सी है वो और भी कम रिएक्टिव है बिकॉज इट कैन डिस्प्लेज ओनली सिल्वर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। और जो सबसे लास्ट में आएगा वो होगा डी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अब देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या बोल रहा है, विच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू रिएक्टिव मेटल। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जब अपन एक मेटल, ऐसा मेटल जो कि रिएक्ट करता है, उसको ऐड करेंगे तो क्या होगा। राइट द केमिकल रिएक्शन व्हेन आयरन रिएक्ट विद डाइल्यूट H2SO4। आपको रिएक्शन लिखनी है, जब है ना एक रिएक्शन लिखनी है जब जिसमें आयरन को यानी कि Fe को किसके साथ मिक्स कर रहे हैं, डाइल्यूट H2SO4। देखो इसमें दो क्वेश्चन पूछे हैं। जब अपन हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, क्या पूछा था, व्हेन गैस इज विच गैस इज प्रोड्यूस, यानी कि कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है जब अपन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐसे मेटल के साथ करवाते हैं रिएक्ट जो कि रिएक्टिव है, तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू रिएक्टिव मैटर। ठीक है, कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। फिर अपन देखो रिएक्शन करवाने का बोला है, तो देखो आयरन को H2SO4 के साथ रिएक्ट करवा दे तो क्या मिल रहा है, आयरन सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडेड टू सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। यानी कि क्या बोल रहे हैं, जब आयरन सल्फेट में जिंक को रिएक्ट करवाते हैं तो हमें क्या ऑब्जर्व मिल होता है। राइट द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। अब हमको केमिकल रिएक्शन साथ में लिखनी है। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। जो जिंक होता है बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है किसके कंपेयर में, आयरन के कंपेयर में। Therefore, when zinc is added to solution of iron sulfate, अगर अपन जिंक को आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में रिएक्ट करवाते हैं, देन ग्रीनिश कलर ऑफ आयरन सल्फेट सॉल्यूशन फेड, यानी जो ग्रीन कलर होता है आयरन सल्फेट का वो कम हो जाता है ग्रेजुअली ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कलरलेस जिंक सल्फेट सॉल्यूशन एंड आयरन मेटल इज डिपॉजिटेड ऑन द जिंक। क्या बोल रहा है, जब है ना अपन आयरन जिंक को आयरन सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो जिंक होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है किससे, आयरन से। इस वजह से जो आयरन का कलर होता है वो फेड होने लगता है और फॉर्मेशन किसका होता है, कलरलेस जिंक सल्फेट सॉल्यूशन का, जिसमें जो आयरन के जो मेटल्स होते हैं किस पे डिपॉजिट हो जाते हैं, जिंक पे। देखो आयरन का मेटल्स होते हैं वो जिंक पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या हुआ था, आयरन सल्फेट, ठीक है, कौन सा कलर का है, ग्रीन सॉल्यूशन। जब उसको रिएक्ट करवा रहे हैं जिंक के साथ तो क्या बन रहा है, जिंक सल्फेट, और ये सॉल्यूशन कैसा बना, कलरलेस। ठीक है, कलरलेस क्या बनता है, जिंक सल्फेट, और पीछे क्या बचता है, आयरन। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन भी आपको नोटबुक में करना है, ये सारे क्वेश्चन आपको नोटबुक में करना है। अब क्वेश्चन नंबर 49, सॉरी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पेज नंबर 49। राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। आपको ना जो डॉट स्ट्रक्चर होता है वो सोडियम और ऑक्सीजन और मैग्नीशियम का बनाना है। तो देखो सोडियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, Na का 1 आएगा, ऑक्सीजन के 6 आएंगे और मैग्नीशियम के 2। कैसे आता है, जो पीछे वाला जो नंबर होता है ना उसके जितने पीछे सबसे लास्ट ऑर्बिट में होते हैं इलेक्ट्रॉन उतने ही आप डॉट बना दो। जैसे इसमें कितने 1, तो Na पे आ गया 1। ऑक्सीजन में कितने होते हैं लास्ट में 6, तो 1 2 3 4 5 6। मैग्नीशियम में 2, तो 1 2। ये गया फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सॉ द फॉर्मेशन ऑफ Na2O एंड MgO बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपको फॉर्मेशन Na2O का फॉर्म होता है और जब MgO जब फॉर्म होता है तो उसको आपको शो करना है। कैसे होता है देखो, फॉर्मेशन ऑफ Na2O एंड MgO। देखो कैसे होगा, अपन ने देखा था Na की वैलेंसी कितनी होती है, 2 8 और 1। ठीक है, ये Na है, यहाँ पे भी Na है, इसकी वैलेंसी होती है 2 8 और 1, यानी कि इस पे कितने डॉट होंगे, 1, इस पे भी होगा 1।
ठीक है। अब आएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कितनी वैलेंसी होती है? 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये एक Na का जो इलेक्ट्रॉन है वो इसको देगा, ये Na का इलेक्ट्रॉन इसको देगा। तो इसके पास 6 थे, अब इसके पास कितने बन जाएंगे? 8। तो इसको कैसे लिखा जाएगा? Na2 और 8, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन था वो उसका ऑक्सीजन के पास चला गया। और इस पे सिंबल क्या आएगा? पॉजिटिव का। क्यों? क्योंकि जो देता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है और लेने वाला नेगेटिव। और ब्रैकेट में यहाँ पे क्या जाएगा? ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी थी? 2 8 और 6। अब इसकी कितनी आ जाएगी? 2 8 और 8। और इसने कितने लिए थे? 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 माइनस, ठीक है। मैग्नीशियम का भी सेम ऐसा ही है। मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2 8 और 2, ऑक्सीजन की होती है 6, ठीक है। 2 8 और 6, 2 मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन को दे रहा है, तो 2 और 8 बचेगा पीछे। और यहाँ पे ऊपर सिंबल आएगा 2 प्लस, क्यों? क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन दी है। और यहाँ पे कितना चाहिए? 2 माइनस, इसने यानी कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं। यहाँ पे नंबर कितना जाएंगे? 2 8 और 8, तो ये बन जाएगा MgO का और Na2O का। क्वेश्चन नंबर 2, why do ionic compound have high melting point? The ionic compounds are made up of, यानी क्या बोला? जो ionic compound होते हैं उनकी high melting point क्यों होती है? क्यों होती है? The ionic compound are made up of positive and negative ions. There is a strong force of attraction between the oppositely charged ion, यानी कि इनके बीच में strong force of attraction होता है। क्यों होता है? क्योंकि opposite charge present होते हैं। So a lot of heat is required to break these force of attraction, यानी कि हमें बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए। एंड मेल्ट द कंपाउंड, ड्यू टू दिस आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, और इसीलिए जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है? हाई होती है। देखो ये क्वेश्चन जो यहाँ पे दे रखा है ना, ये गलती से ऊपर वाला क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, तो ये यहाँ पे मत करना, इसको कट कर देते हैं। इस क्वेश्चन को आप कट यहाँ पे मत करना, ये ऊपर वाला है, ठीक है। तो ऊपर जो थर्ड क्वेश्चन था वो क्या था? व्हाट आर आयंस प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड? इसमें कौन कौन से आयंस प्रेजेंट है? Na2O में और MgO में कौन कौन से आयंस प्रेजेंट है? तो अपन को क्लियर दिख रहा है, इसमें सोडियम है और ऑक्सीजन है, इसमें मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है। अब देखो पेज नंबर 53 पे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपको बताने हैं मिनरल क्या होता है, ओर क्या होता है और गैंगी क्या होता है। तो मिनरल, द नेचुरल मटेरियल इन विच द मेटल्स और देयर कंपाउंड आर फाउंड इन अर्थ आर कॉल्ड मिनरल्स, यानी कि नेचुरली जब अपन को कोई भी चीज मिलती है जिसमें मेटल प्रेजेंट हो, यानी कि द नेचुरल मटेरियल इन विच द मेटल्स और देयर कंपाउंड आर फाउंड, यानी कि मेटल्स या उनके कंपाउंड हमें मिलते हैं नेचुरल अर्थ में, तो वो क्या कहलाएंगे? मिनरल्स। और क्या होता है? दोज मिनरल फ्रॉम विच द मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड, जो हमें मिनरल मिला है उसके अंदर से जब अपन मेटल्स को निकालेंगे कन्वीनियंटली एंड प्रॉफिटेबली आर कॉल्ड ओर्स, और उसी को क्या बोलेंगे? ओर्स। फिर थर्ड क्या है? गैंगी। गैंगी क्या होता है? द अनवांटेड इम्प्योरिटीज, जो जब अपन कोई भी मिनरल निकालते हैं तो उसके मिनरल में मेटल तो होता ही है, उसके अलावा भी कोई जो इम्प्योरिटीज होते हैं जो हमें नहीं चाहिए होती है उसको बोलते हैं गैंगी। तो द अनवांटेड इम्प्योरिटीज लाइक सैंड, रॉकी मटेरियल, अर्थ पार्टिकल, लाइमस्टोन, मिक्का एक्सेट्रा इज एन ओर आर कॉल्ड गैंगी। क्या कहलाएंगे? गैंगी। नेम 2 मेटल विच आर फाउंड इन नेचर इन फ्री स्टेट, कौन कौन से होते हैं? गोल्ड एंड प्लेटिनम, यानी कि वो जो नेचर, ऐसे 2 मेटल्स जो कि नेचर में फ्री स्टेट में रहते हैं, गोल्ड एंड प्लेटिनम। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट केमिकल प्रोसेस इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड? क्या बोल रहे हैं कि कौन सा केमिकल प्रोसेस यूज होगा जब अपन मेटल को इसके ऑक्साइड में से निकालेंगे? तो कौन सा होगा? रिडक्शन प्रोसेस is used for obtaining a metal from its oxide. For example, जब zinc oxide is reduced to metallic zinc
बाय हीटिंग विथ कार्बन, यानी कि जब जिंक ऑक्साइड को अपन को जिंक ऑक्साइड में से जिंक निकालना होगा तो उसको अपन किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, कार्बन के साथ। तो जिंक अलग हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएंगे। बिसाइड कार्बन हाईली रिएक्टिव मेटल्स लाइक, कार्बन के अलावा जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा आर यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। इनको किस लिए यूज किया जाता है, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। दीज डिस्प्लेस मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी फ्रॉम देयर ऑक्साइड, यानी कि ये क्या करते हैं, जो लो रिएक्टिव वाले जो मेटल्स होते हैं उनको अपनी जगह से हटा देते हैं। जैसे कि फेरस ऑक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करवाते हैं। एल्यूमिनियम कम रिएक्टिव है और फेरस ऑक्साइड क्या है, फेरस ऑक्साइड कम रिएक्टिव है, एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है। तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, इन दोनों में से जो लेस रिएक्टिव है, यानी कि जो फेरस है वो लेस रिएक्टिव है, इसको अपनी जगह से हटा देगा और एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर लेगा। तो यानी पीछे क्या बचेगा, फेरस प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड। गोल्ड, अब देखो आपको बताना कि गोल्ड क्या है, मेटल है या नॉन मेटल है। तो गोल्ड क्या है, इज अ मेटल फाउंड इन नेचर इन फ्री स्टेट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, मेटेलिक ऑक्साइड ऑफ जिंक, यानी कि मेटेलिक ऑक्साइड दे रखे हैं आपको कौन कौन से, जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर। वन हीटेड विद द फॉलोइंग मेटल, मतलब इन सबको जब हीट कर रहे हैं किस किस के साथ, इन इन मेटल्स के साथ, तो क्या क्या रिएक्शंस हो रही है। तो देखो क्या क्या होगी, इन केस विल यू फाइंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेकिंग प्लेस, क्या किसी केस में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। तो देखो कैसे होगा, जब जिंक ऑक्साइड को हीट किया जाता है जिंक के साथ तो कोई रिएक्शन नहीं होती है। जब मैग्नीशियम के साथ हीट किया जाता है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। जब कॉपर के साथ करते हैं तो भी कोई नहीं होता है। वैसे ही कॉपर ऑक्साइड जब जिंक के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो भी डिस्प्लेसमेंट होता है, मैग्नीशियम के साथ करवाते हैं तो भी डिस्प्लेसमेंट होता है। तो देखो, अ मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। मैंने अभी ऊपर बताया था कि जो मोर रिएक्टिव मेटल होते हैं वो किसको डिस्प्लेस करते हैं, लेस रिएक्टिव मेटल को। बट आउट ऑफ जिंक, मैग्नीशियम एंड कॉपर मेटल, इन तीनों में से मैग्नीशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव, जिंक इज लेस रिएक्टिव, वेयरएज कॉपर इज द लेस रिएक्टिव मेटल। ठीक है, यानी कि क्या होगा, जो मैग्नीशियम है सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, जबकि जिंक होगा वो लेस रिएक्टिव होगा, यानी कि थोड़ा सा कम होगा, और जो कॉपर होगा वो सबसे कम रिएक्टिव मेटल होगा। तो डिस्प्लेसमेंट विल टेक प्लेस इन द फॉलोइंग केसेस, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कहाँ कहाँ होगा वो टेबल में मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेटल डू नॉट कोरोड इजिली, कौन सा मेटल होता है जो कि जिसपे इजिली जंग नहीं लगती है। कौन कौन से, गोल्ड एंड प्लेटिनम। व्हाट आर अलॉय, अलॉय क्या होता है, एन अलॉय इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल, यानी कि दो या दो से ज्यादा जो मेटल्स होंगे उन दोनों का होमोजेनस मिक्सचर होगा, वो होगा अलॉय। और अ मेटल एंड नॉन मेटल, या फिर मेटल भी हो सकता है या नॉन मेटल भी हो सकता है, जैसे कि ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज किसका अलॉय है, कॉपर एंड टिन, यानी कॉपर और टिन को जब मिक्स करते हैं तो क्या मिलता है हम दोनों को, ब्रॉन्ज। ठीक है, ठीक है, आज अपन ने ना इंडेक्स वाले क्वेश्चंस कर लिए। अब अपने जो ना एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस हैं वो अपन कल करेंगे। ठीक है, आज जो भी मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स रीड करा आप नोटबुक में कर लेना, आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स नोटबुक में करना है। ठीक है, बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।